जमीयत के लीडरान थे जिनकी देश की आज़ादी में एक अजीम एक योगदान रहा। हमारे उलेमा, हमारे मौलाना लाखों की तादाद में उन्होंने शहादत दी। लेकिन क्या जो उनके बाद में नस्लें आई हैं, क्या वो उस लीगेसी को फॉलो भी करते हैं? ये हमें देखने की बात है। जब हमारी जो ऐतिहासिक महत्व की जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, उनको कब्ज़ा किया गया कि साहब ये जो ऐतिहासिक महत्व की उनको हम कब्ज़ा करेंगे। लेकिन उसमें एक प्रोविज़न ये भी जोड़ा गया कि साहब जो जहाँ पर नमाज़ें होती हैं, जहाँ पर दरगाहें हैं, उनका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। फिर भी उसके बावजूद भी मस्जिदों में नमाज़ें बैन कर दी, दरगाहें बैन कर दी। तो हम ये हमारे उलेमा कहाँ थे जो आज कहते हैं कि साहब हमने देश आज़ाद करवाया था, हमें फॉलो करिए। भाई आपने देश आज़ाद करवाया था, आपके बड़ों ने करवाया था, आपने नहीं करवाया था। कि ये लोग उनके पाँव के बराबर भी नहीं हैं। इन लोगों ने दरअसल देश के मुसलमानों को सिर्फ बेचने का काम किया। अगर सिर्फ देश की वक्फ प्रॉपर्टी को आज़ाद करवा लिया जाए तो हम पूरे मुल्क का बजट फाइनेंस कर सकते हैं। बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है उन वक्त की प्रॉपर्टियों से। लेकिन कौम को क्या बताया जाता? देखिए साहब, आपकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गांधी के देश में हैं। जिस गांधी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके, उनके शांति के सिद्धांत को फॉलो करके, उनके अहिंसा के सिद्धांत को फॉलो करके पूरी दुनिया के अंदर अपने आंदोलन की धाक जमा दी, हम उस देश में उस गांधी को भी भूल जाते हैं। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोज़र की सियासत चल रही है, और कल आपने देखा करौली में, प्रयागराज में जिस तरह से फातिमा के घर पर बुलडोज़र चलाया गया, उसको लेकर राजनीति तेज़ हो गई है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह का मामला सामने आया, उसके बाद दिल्ली में कई जगह पर प्रोटेस्ट हुआ और देश के कई इलाकों में भी इस तरह का प्रोटेस्ट देखने में आया। लोग फातिमा के साथ खड़े नज़र आए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि इस तरह की चीज़ें होते देख कोर्ट क्यों खामोश है, ख़ुद इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही कोर्ट। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर संविधान कहाँ है, कोर्ट कहाँ है। ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि अब कोर्ट और कचहरी की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस खुद ही कोर्ट और कचहरी बन गई है। एक दिन पहले ऐलान होता है, 12 घंटे का टाइम दिया जाता है, अगले दिन बुलडोज़र पहुंचता है, पूरे घर को ये कहते हुए गिरा दिया जाता है कि यह अवैध था, जो बरसों से वहाँ पर पहले से मौजूद था। और बाकायदा उसकी सारी चीज़ें, चाहे वो नगर निगम की स्लिप की बात करें, वो भी उन्होंने प्रोड्यूस की है, पानी के बिल की रसीद प्रोड्यूस की है, 2022 का फरवरी का बिल है। लेकिन उसके बावजूद उसको अवैध बताते हुए, वो भी उनकी पत्नी के नाम था और एक्यूज़ड किसी और को बनाया गया। पत्नी के नाम का जो मकान है वो ये कहते हुए गिरा दिया गया कि ये दंगे में शामिल थे। शाहिद साहब, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि संविधान कहाँ है? उससे बड़ा सवाल है कि हम कहाँ हैं, हमारे सो कॉल्ड रहनुमा कहाँ हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग वोट देते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, या दीगर जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, जो रात दिन हमें वोट दीजिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी बात करेंगे, आपके मुद्दों को उठाएंगे, वो कहाँ हैं? हमारे वो रहनुमा कहाँ हैं जो असेंबली और पार्लियामेंट में चुन करके किसी तरह से पहुँचे हैं? हमारे वो लोग कहाँ हैं जो लोग रात दिन दुहाई देते हैं कि साहब हम आपके ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे, आपके ऊपर सितम नहीं होने देंगे? वो कहाँ हैं? ख़ास तौर से वो लोग कहाँ हैं जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, वो लोग कहाँ हैं? देखिए, हमारे मुल्क में कोर्ट कचहरियाँ सबके लिए खुली हुई हैं, सही बात है। कई बार आपने देखा होगा कि कोर्ट सो मोटो भी एक्शन लेती है, लेकिन वो कब लेती है? हज़ारों लाखों केसेस में कोई इक्का दुक्का केस होता है जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट सो मोटो एक्शन लेती है। एक इसकी दूसरी पोजीशन ये है कि हज़ारों लाखों मरतबा हम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, उसमें से कई बार हम कामयाब हो जाते हैं और हर बार हम कामयाब नहीं होते हैं। तो कोर्ट में कोर्ट को इल्ज़ाम लगाने से पहले कोर्ट कहाँ है, संविधान कहाँ है, सबसे बड़ी बात ये होती है, क्या हम लोगों ने कोई कोशिश ईमानदाराना की, ऑनरेबल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया? नहीं। हम लोगों ने या हमारे लीडरों ने, जो अपने आप को सो कॉल्ड लीडर बनते हैं, या जो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिटिकल हेड्स हैं
उन्होंने ट्वीट तो किया, उन्होंने स्टेटमेंट तो दिए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। बड़े अफसोस की बात यह है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा भी पहले लेके चलता हूँ दिल्ली में जब दंगे हुए, दिल्ली में जब जहांगीरपुरी वाला मैटर हुआ, यहाँ पर आदेश गुप्ता नाम के जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आदेश दिया एमसीडी को, एमसीडी वहाँ बुलडोज़र लेके पहुँच गए तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर सुबह ही सुबह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो देश की सर्वोच्च अदालत है वहाँ पर मेंशन करा जाता है। तो मेंशन करने के लिए पेन्स लिए ना, कुछ लोग मेंशन करने के लिए गए, उन्होंने मेहनत की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे भी किया। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के स्टे को नहीं माना तो फिर दोबारा से ऑर्डर किया, यानी उस ऑर्डर को अपने को मनवाया उन्होंने। अब वो कोर्ट में लंबित है, उसका कल क्या होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पर अप्रोच किया गया, इलाहाबाद में या प्रयागराज में या जहाँ जहाँ भी डेमोलिशन हो रहा है, मुझे बताइए वहाँ पर, मैंने तो नहीं सुना, आप पत्रकार हैं, किसी ने भी कोर्ट को अप्रोच किया? अब एक दुहाई वहाँ पर ये देते हैं कि साहब 12 घंटे का टाइम दिया था सामान निकालने के लिए, कोर्ट को कहाँ से अप्रोच कर लेते। मैं फिर जहांगीरपुरी में ले जाता हूँ, जहांगीरपुरी में तो रात को बुलडोज़र पहुँचे थे, सुबह सुबह मेंशन हो गया था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्यों मेंशन नहीं हो सकता था? ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास में आप कभी भी मेंशन कर सकते हैं, आपको सिर्फ वहाँ पर अर्जेंसी बतानी होती है। तो अगर हमने वहाँ मेंशन किया होता, मेंशनिंग हमारी मंजूर ना होती, तब तो कुछ हद तक ये कहते कि साहब कोर्ट कहाँ है, संविधान कहाँ है, लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं। यही तो चीज़ हमारे साथ हो रही है कि हम दूसरे के अंदर फॉल्ट हमने फाइंड करना शुरू कर दिया, अपने गिरबान में नहीं झांकते। सिर्फ सोशल मीडिया पर जिहाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऐसा वैसा जिहाद नहीं कर रही, सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ कर रही। अभी सोशल मीडिया पर जैसे मैंने कहा कि आज ज़रूरत है गांधीवादी आंदोलन की। गांधी जी ने हमें क्या रास्ता दिखाया? गांधी जी ने रास्ता दिखाया अहिंसा का, गांधी जी ने रास्ता दिखाया भूख हड़ताल का। तो उसमें लोग कहते हैं कि साहब सीएए के आंदोलन में 1 साल आंदोलन रहा, क्या मिला आपको? किसानों को क्या मिला? किसानों ने आंदोलन किया। भाई, गांधी जी का आंदोलन 1915 में शुरू हुआ था, 1947 में जाकर मुकम्मल हुआ जब देश आज़ाद हुआ। उस बीच में वो लाठियाँ भी खाई, जेलें भी गए, जेलों में भी जुल्म हुआ। तो सारे जुल्म सितम जो सरकार करती हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इसका कहीं भी ये नहीं है कि साहब आप पत्थर मारना शुरू कर दीजिए, आप हथियार उठाने शुरू कर दीजिए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप एक उस कंट्री में हो जिसका जन्म आंदोलन से हुआ है, हिंदुस्तान का जन्म आंदोलन से हुआ है। तो जिस कंट्री का जन्म आंदोलन से हुआ है, उस आंदोलन को कोई भी हमारी सरकार या कोई भी हमारी कोर्ट बुरा नहीं कह सकती, बशर्ते वो आंदोलन उन आंदोलन की शर्तों को पूरा करता हो। लेकिन मुस्लिम तो पूरी तरह से लीडरशिप है ही नहीं, लीडर्स के खिलाफ बिल्कुल चले गए हैं। सोशल मीडिया पर खासतौर से मुस्लिम जमातों को गाली देते हुए नज़र आते हैं, लीडर मानने को तैयार नहीं है किसी को। तो ऐसे में किस तरह से लोग उसका नेतृत्व करते? जाहिर सी बात है, जिसका नेतृत्व नहीं होता इस तरह का नतीजा निकलता है। आपने देखा कि जुम्मे में जो सारा हुआ, और अब ये कहा जा रहा है जुम्मे के दिन को भी बदला जा रहा है। आप देख सकते हैं आज सोशल मीडिया पर जिस तरह से कहा जा रहा है, पत्थरवार के नाम से जुम्मे दिन को जाना जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। जिस जुमे के दिन की अजीम अहमियत है इस्लाम के अंदर, सवाब के एतबार से भी, और जो इसका अपने इस्लामिक स्पिरिचुअलिज्म के हिसाब से उस जुमे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अभी यही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सो कॉल्ड साधु ने, संत ने पिटीशन लगाई थी कि साहब जुमे की नमाज को बैन किया जाए। पता क्या किया ऑनरेबल कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट ने उस इंसान के ख़िलाफ़ एफआईआर करवाने के ऑर्डर किए, उसके अलावा एफआईआर हुई कि आप नमाज के ऊपर बैन लगवाने की बात कर रहे हो। तो वो चीज़ भी ऑनरेबल कोर्ट ने की। वहाँ भी अभी आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो हमारे लीडरान हैं, हकीकत बात है हमारे लीडरान कोई भी नहीं है, हम किसी को लीडर मानते ही नहीं हैं। मतलब हम वो जमात हैं जहाँ पर 2 लोग भी अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं एक को लीडर मान लें, लेकिन हम किसी को लीडर नहीं मानते। ये सब क्यों हुआ है? ये सब उसके पीछे वजह है कि जो हमारे लीडर बने, जो हमारे बड़े बने, क्या उन लोगों ने हमें डिच नहीं किया? देश आज़ाद हुआ, हम अपने बड़ों की बात मान के, हमारे बड़ों ने, हमें फ़ख्र है अपने बड़ों पर कि उस वक्त जो लीडरान थे, जमीयत के लीडरान थे, जिनकी देश की आज़ादी में एक अजीम एक योगदान रहा, हमारे उलेमा, हमारे मौलाना, लाखों की तादाद में उन्होंने शहादत दी। लेकिन क्या जो उनके बाद में नस्लें आई हैं, क्या वो उस लीगेसी को फॉलो भी करते हैं? ये हमें देखने की बात है। देखिए, मैं
क्यों बात ये मैं कह रहा हूँ, जब 1950 में देश की आज़ादी के बाद में जब कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों का दलित का स्टेटस ख़त्म कर दिया एक ऑर्डिनेंस ला करके आर्टिकल 341 342 में कि साहब मुसलमान जो होंगे वो दलित का स्टेटस उनको नहीं मिलेगा, क्या मांग उठाई मुसलमानों ने। जब हमारी जो ऐतिहासिक महत्व की जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, उनको कब्ज़ा किया गया कि साहब ये जो ऐतिहासिक महत्व की उनको हम कब्ज़ा करेंगे, लेकिन उसमें एक प्रोविज़न ये भी जोड़ा गया कि साहब जो जहाँ पर नमाज़ें होती हैं, जहाँ पर दरगाहें हैं, उनका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। फिर भी उसके बावजूद भी मस्जिदों में नमाज़ें बैन कर दी, दरगाहें बैन कर दी। तो हम ये हमारे उलेमा कहाँ थे, ये हमारे लीडरान कहाँ थे। या हज कमेटी वाला जो मैटर है, हज कमेटी के अंदर 10,000 रुपये उसमें एक दे करके कमीशन और प्लेन के रेट बढ़ा दिए गए। उस तरह से जो शोषण मुसलमानों का किया, जो मुसलमानों के पैसे जमा करवा के इंटरेस्ट खाया गया, ये हमारे लीडरान कहाँ थे। इसी तरह से जब IAS IPS से ये अरबी फ़ारसी हटाया गया, बहुत सारी चीज़ें, लंबी लिस्ट है, मुसलमानों को हाशिए पर जो डाल दिया गया, ये हमारे लीडरान कहाँ थे। तो दरअसल जब मुसलमान इन लीडरान ने जो उनके बाद की लीगेसी है, जो देश को आज़ाद करवाने वाले जो लीडरान थे वो तो नहीं है, उनके बाद की जो आज कहते हैं कि साहब हमने देश आज़ाद करवाया था, हमें फॉलो करिए। भाई आपने देश आज़ाद करवाया था, आपके बड़ों ने करवाया था, आपने नहीं करवाया था। और ये बड़े, इसमें कोई ज़रा सी भी शर्म नहीं आती इस बात को कहने में, मतलब मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये लोग उनके पाँव के बराबर भी नहीं हैं। इन लोगों ने दरअसल देश के मुसलमानों को सिर्फ बेचने का काम किया है और ये बेचते हुए आ रहे हैं। तो इस वक्त ज़रूरत है इन लोगों को आइडेंटिफाई करके आप अपना काम करिए। और दूसरी बात, यहाँ पर जो हमारे देश का सिस्टम है, जो हमारा संविधान है, आपको क्या हकीकत में इन पेशेवर नेताओं की, पेशेवर लीडरों की ज़रूरत है, जहाँ पर आपके हर मोहल्ले के अंदर या हर शहर के अंदर कचहरी है आपके हक की बात करने के लिए, फ्री में केस करने वाले वहाँ पर लोग मिल जाएंगे आपको। कोई अगर महंगे वकील भी हैं तो महंगे वकील फ्री में करने वाले भी हर शहर के अंदर मौजूद हैं। आपने क्या उनके कभी दरवाजे खटखटाते हैं? ज़रा देखिए हम किस तरह से अपने समाज के लोगों के साथ, अपने बाकी लोगों के साथ पेश आते। हमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। आज इसमें कोई शक की बात नहीं, जुल्म हो रहा है। बड़ी बड़ी तंजीमों का तो ये कहना है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं सब जगह, और जब भी इस तरह का मामला आता है बाकायदा पेपर में इश्तिहार दिया जाता है, उसके बाद चंदा भी इकट्ठा किया जाता है उसके बाद। उस इश्तिहार के पैसे भी उस चंदे के वाले पैसे ही होते हैं ना। तो दरअसल ये जो दुकानों वाली बात है कि साहब हम केस लड़ रहे हैं, बिल्कुल ये केस लड़ते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या उन केसेस की ज़रूरत है देश को? क्या उन केसेस की ज़रूरत है हमारे मुसलमानों को? जैसे मैं एक मिसाल के लिए कहूँ, मैं आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, अगर सिर्फ देश की वक्फ प्रॉपर्टी को आज़ाद करवा लिया जाए तो हम पूरे मुल्क का बजट फाइनेंस कर सकते हैं। इतना अमीर मुसलमान हैं। और जिसके पास पैसा होता है ना, जिस बच्चे के पास पैसा होता है, पूरी फैमिली उस बच्चे को बहुत प्यार करती है। तो मुसलमान तो इस देश का वो प्यारा वाला बच्चा हो सकता है जिसको हर आदमी प्यार करे। और वक्त तो सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी है ना, किसी हमारे हिंदू भाई की तो है नहीं। तो उसके बावजूद भी आपको ध्यान वहाँ पर नहीं लेके जाएंगे। वहाँ पर तो वक्त को कब्जा कर करके किसी ने साहब यूनिवर्सिटी अपना 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 जो कुछ फ़ायदे की चीज़ है, अपना बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है, बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है उन वक्त की प्रॉपर्टियों से। लेकिन कौम को क्या बताया जाता है? देखिए साहब, आपकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उन लड़ाइयों की कौम को, मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और उन लड़ाइयों के लिए इतने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह से ये प्रोजेक्ट करते हैं। एक मैं आपको आपके माध्यम से बताऊँ, एक जगह में चीफ गेस्ट था, तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि साहब एक फ़लाँ जमात हमारे मुल्क की मुकदमे लड़ रही है कौम के लिए, तो वहाँ पर उनकी कॉल आई है कि अपनी अपनी औरतों से को हमें ज्वेलरी भी अपनी दे दें, हम इस मज़ीद तरीके से इसको हम लड़ना चाहते हैं, इस लड़ाई को, इस कानूनी लड़ाई को। तो मैं ताज्जुब में था कि उनसे बड़े बड़े मुकदमे तो हमने किए हैं, फ्री में किए। बताइए, 1000 वक्त प्रॉपर्टियाँ आज़ाद करवाने का मुकदमा हमने किए, 300 प्रॉपर्टियाँ जो भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली वो मुकदमे हमने किए, फ्री में किए, हमने तो किसी को पैसा नहीं लिया। आखिर उनको पैसे की इतनी क्या ज़रूरत पड़ जाती है? हमने वहाँ मना किया, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लोग फिर भी इन लोगों से पैसा ले। अब सोचिए, आदमी अपना भूखा प्यासा रह करके कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, ये लोग उनसे इन केसेस के नाम पर पैसा लेते हैं। क्या वो केसेस हकीकत मायने में सही तरीके से लड़े जा रहे हैं?
क्या लोगों की कोई से है उसके ऊपर? जब सरकार का मन होता है उनको डरा देती है, इन लोगों को, इन्हीं जमातों को डरा देती है कि भाई बहुत पैसा कमा रखा है, ईडी की तरफ देख लो तुम, तो ये उनकी तरफ दुम दबा के भाग लेते हैं। हाँ साहब, हमने तो अपने पैसे को बचाना है। तो बेसिकली इनसे बचने की ज़रूरत है। आपको देखिए, हमारे देश में संविधान बहुत मजबूत है, कोर्ट्स बहुत मजबूत हैं। हमारे देश के कोर्ट्स के अगर आप फैसलों पर नज़र डालें तो बहुत अच्छे अच्छे फैसले हुए हैं। कुछ फैसले, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुए, लेकिन सारी चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हों ऐसा नहीं है। लेकिन जो मजबूत फैसले की बात है, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी देश की, उनकी लोकसभा की मेंबरशिप को हमारे देश के कानून ने, यानी कि अदालत ने ख़त्म किया। पूरी की पूरे देश की सरकार गिर गई। इतनी मजबूत हमारे देश की कानून व्यवस्था है। आप उसको अप्रोच ही ना करो। और जिस आदमी ने कोर्ट को अप्रोच किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ केस फाइल करवाने के लिए, मुझे बताइए आप, मुझे बताइएगा कि उसने कितने लोगों से चंदा लिया था उस मुकदमे को करने के लिए, क्या उनका खर्चा आया था? पूरे देश की सरकार को हिला दिया। लेकिन बाबरी मस्जिद के बाद ये सवाल उठने लगा है, खासतौर से मोदी सरकार आने के बाद, मोदी 2 आने के बाद, जिस तरह के कोर्ट के रवैये हैं। 307 का मामला 2 साल से पेंडिंग है। इसके अलावा कोरोना काल में जिस तरह से मदद नहीं की सरकार ने, वो मामला भी 2 साल से पेंडिंग है। तो जो सरकार के खिलाफ केस जाते हैं वो कहीं ना कहीं पेंडिंग में चले जाते हैं। देखिए, जो सरकार के खिलाफ जाने वाली बात है और सरकार के फेवर की बात है, बात यह है कि जहाँ पर आपने कोशिश की, आप आज मिसाल तो दे रहे हैं ना कि साहब 2 साल के लिए बात चलेगी, 3 साल के लिए बात चलेगी। अभी चीफ जस्टिस साहब ने इस बात को कहा, एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें शदीद दर्द है इस बात का कि हम मुकदमों को जल्दी नहीं निपटा पा रहे, हमारी जो बेंचेज़ है पूरी तरह से नहीं बैठ पा रही, तो कहीं ना कहीं दर्द है। तो यहाँ पर एक आप कोशिश कर रहे हो, कोशिश के बावजूद कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आपको कहने का हक है। जो बुलडोज़र वाली बात है उत्तर प्रदेश के अंदर, बुलडोज़र में आज लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, देखिए क्या हो रहा है, ये किस तरह से कानून को हाथ में लिया जा रहा है। बिल्कुल कानून को यहाँ पर हाथ में लिया जा रहा है, जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कम से कम 15 दिन का वक्त तो सरकार को देना चाहिए था, नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ बार बार ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं। उनके खिलाफ कंटेम्प्ट तक की धमकियां दी हैं कोर्ट ने कि कंटेम्प्ट क्यों ना चलाया जाए। जब उन लोगों ने जबरन वसूली करी थी प्रोटेस्टर से कि साहब आपने ये प्रोटेस्ट किया है, यहाँ पर ये नुकसान हुआ है, पैसे आपसे लेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो वापस करवाने के ऑर्डर किए। तो आप इन चीज़ों को भी तो बताइए ना कि इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रोटेस्टर के पोस्टर लगाए थे तो पोस्टर लगाने से रोका था, इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। क्या लगता है कि अगर कोर्ट जाएंगे तो मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, खासतौर से जिनके मकान गिराए जा रहे हैं और उसमें जो खता करने वाले पुलिसकर्मी हैं या पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर एक्शन होगा, वो जेल जाएंगे? हमारे पास बहुत कम मीन्स हैं, ऐसे बहुत कम हमारे पास ज़राए हैं जिन पर हम यकीन कर सकते हैं। देश को चलाने वाले सिर्फ 3 संस्था हैं, जिसमें से एक कोर्ट्स है, और ऑनरेबल कोर्ट्स हमारे देश की बहुत मजबूत हैं। कोई वजह नहीं है, कोई भी वजह नहीं है कि हम कोर्ट्स पे यकीन ना करें, कोई भी वजह नहीं है। हमें कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। हमें कानून को अपने हाथ में किसी भी कीमत पर नहीं लेना चाहिए। हम गांधी के देश में हैं, जिस गांधी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके, उनके शांति के सिद्धांत को फॉलो करके, उनके अहिंसा के सिद्धांत को फॉलो करके पूरी दुनिया के अंदर अपने आंदोलन की धाक जमा दी। हम उस देश में उस गांधी को भी भूल जाते हैं। हमारे 3, 4, 5 लोगों से पत्थर मरवाए जाते हैं। मरवाने वाले कौन लोग हैं? लेकिन मारने वाले तो यही लोग हैं ना। जो मार रहे हैं पत्थर, बड़ा वाला तो उसको पहचान रहा है ना, भाई क्यों मार रहे हो तुम पत्थर। तो यहाँ पर इन चीज़ों को इनवाइट कौन कर रहा है? आपने जैसे अभी अपने सवाल में कहा कि जुमे को पत्थरबाज पत्थर दिवस के तौर पे ये लोग कहने लगे हैं। इन चीज़ों को करवा कौन रहा है? जिम्मेदार कौन है? हमें अपनी जिम्मेदारी को मानना होगा। हमें जो और ज़रिए हैं, जैसे मैंने कहा एक कोर्ट्स हमारा ज़रिया है, भूख हड़ताल हमारा ज़रिया है। क्यों नहीं करते हम भूख हड़ताल? कोई जुल्म हो रहा है तो किसने रोका आपको? आप करिए भूख हड़ताल। अगर सरकार जुल्म पर उतरेगी, आपको जेल के अंदर डालेगी, लेकिन लोग, ये देश आपके साथ होगा, ओपिनियन आपके साथ होगी।
आपके कॉज के साथ होगी, हक के साथ होगी, क्योंकि हक को अभी भी ज़्यादा लोग प्यार करने वाले हैं। शुक्रिया शाहिद साहब हमसे बात करने के। जिस तरह से एडवोकेट शाहिद ने कहा कि इस मामले में ख़ास तौर से जिनके मकान गिराए जा रहे हैं उनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, और पूरी उम्मीद है कि जब वो कोर्ट जाएंगे तो उन्हें वहाँ से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।